आज के इस वीडियो में हम गांधी जी का आदर्श राम राज्य क्या था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने आदर्श समाज की कल्पना को क्रियान्वित करने के लिए एक आदर्श राज्य का स्वरूप चित्रित किया है। उनके विचार से पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की प्राप्ति के लिए जन संप्रभुता का नैतिक स्तर पर आधारित होना आवश्यक है। यद्यपि आदर्श राज्य की प्राप्ति कठिन है क्योंकि आदर्श राज्य के लिए आदर्श व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। फिर भी आदर्श की कल्पना मानव के ऊर्ध्वगामी विकास का लक्ष्य स्वयं अवश्य निर्धारित करेगी। गांधी जी द्वारा आदर्श राज्य व्यवस्था को राम शब्द राज्य शब्द से संबोधित किया गया है। उनका मत है कि राम राज्य एक ऐसा आदर्श है जिसे विभिन्न बाधाओं के बावजूद व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार धार्मिक दृष्टि से राम राज्य का अर्थ है पृथ्वी पर भगवान का राज्य। राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण प्रजातंत्र जिसमें गरीबी और अमीरी, रंग और मत मतांतर के आधार पर स्थापित असमानताओं का सर्वथा अंत हो जाता है। राम राज्य में भूमि और राज्य जनता का होता है। न्याय शीघ्र, पूर्ण और सस्ता होता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से पूजा प्रार्थना, स्वतंत्र विचार व्यक्ति और लेखन की स्वतंत्रता होती है। नैतिक प्रतिबंध के स्वेच्छा आरोपित कानून के राज्य के कारण ही यह सब होता है। गांधी जी ने लिखा है कि मेरा स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रात्मक ही सीमित नहीं है। मैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म राज्य के सत्य और अहिंसा के शासन को स्थापित हुए देखना चाहता हूँ। दासता की जंजीरों में जकड़े रहना मनुष्य के गौरव के विरुद्ध है। मेरे लिए देशभक्ति वही है जो कि मानवता के कल्याण में समर्थ है। मेरी जीवन योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने अपने सपनों के भारत की रूपरेखा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मैं तो एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए कार्यरत रहूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि वह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली आवाज़ है। एक ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पारस्परिक एकता और सद्भावना के स्नेह सूत्र में बंधी हुई मिलजुल कर रहेगी। ऐसे सुंदर भारत में अस्पृश्यता, मद्यपान और नशीली वस्तुओं के सेवन के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। महिलाओं को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो पुरुषों को है। मेरे सपनों को भारत का यही रूप है। गांधी जी का राम राज्य अहिंसक राज्य नहीं है क्योंकि राज्य पूर्ण अहिंसक नहीं हो पाता। राज्य को शक्ति पर आधारित मानने का अर्थ होगा अहिंसा का विरोध, किंतु पूर्ण अहिंसक राज्य नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह होगा कि अहिंसक राज्य राज्यविहीन समाज में परिवर्तित हो जाए। समाज तभी राज्यविहीन हो सकता है जब राज्य रूपी शक्ति स्वतंत्र समाप्त हो जाए। यह आदर्श विचार है, अतः यह आवश्यक नहीं कि इसकी क्रियान्विति हो सकता है कि अहिंसा प्रधान राज्य की स्थापना हो जाए, फिर भी राज्यविहीन स्थिति प्राप्त न हो। गांधी जी को की आदर्श राज्य विषयक धारणा को पूर्ण विकसित नहीं किया गया, फिर भी उन्होंने संकेत दिया कि अहिंसक राज्य सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित होगा। उन्होंने अहिंसक राज्य की संस्थाओं को विस्तार पूर्वक नहीं बताया। गांधी जी के अनुसार मैं अग्रिम रूप से नहीं कह सकता कि पूर्णतः अहिंसा पर आधारित शासन कैसा होगा। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा समाज में अहिंसा के प्रति पूर्ण निष्ठा होगी, न कि उसे नीति मात्र समझा जाएगा। गांधी जी के आदर्श राम राज्य में प्रबुद्ध अराजकता की परिकल्पना निहित है। यह एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी जिसमें व्यक्ति इतनी पूर्णता प्राप्त कर लेगा कि उसे बाह्य नियंत्रणों अथवा दमनात्मक संस्थाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक पूर्णतः प्राप्त व्यक्ति के लिए तो जो परम सत्य को ही समर्पित है, बाहरी नियंत्रण न केवल अवांछनीय है अपितु प्रभावहीन भी होंगे। ऐसे प्रबुद्ध अराजक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा और वह सभी मानव प्राणियों में आध्यात्मिक एकता का दर्शन करेगा। यह सामूहिक हित को अपना हित बना लेगा। वह अपने पर इस प्रकार शासन करेगा कि उसके पड़ोसी के लिए भी बाधा उपस्थित नहीं हो। आदर्श व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति नहीं है क्योंकि उसमें राज्य नहीं है। राज्य की आलोचना गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावादी के समान नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक आधारों पर राज्य की आलोचना की है। गांधी जी के अनुसार राज्य सत्ता का बाध्यकारी स्वरूप व्यक्ति के कार्यों के नैतिक मूल्यों को खंडित करता है। राज्य हिंसा मूलक है, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, हिंसा शोषणकारी है। अतः
प्रत्येक राज्य निर्धन व्यक्ति की आत्मा का शोषण करती है। राज्य हिंसा का प्रतीक होने के कारण आत्मविहीन यंत्र के समान है। व्यक्ति की आत्मा होती है, किंतु आत्मविहीन राज्य हिंसा पर अवलंबित होने के कारण व्यक्ति का शोषण ही करेगा। गांधी जी राज्य की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति की दृष्टि से भी राज्य के नियंत्रण से मुक्ति पा चाहते थे। व्यक्ति न्यासिता का पालन कर सकता है, किंतु राज्य ने कभी भी निर्धन को सहारा नहीं दिया। अतः गांधी जी राज्यविहीन समाज के आदर्श को स्थापित करना चाहते थे। उनके अनुसार आदर्श समाज एक ऐसा राज्यविहीन लोकतंत्र होगा जिसमें सामाजिक जीवन स्वयं नियंत्रित होकर प्रबुद्ध अराजकता का परिचय बन जाएगा। ऐसे प्रबुद्ध अराजक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का शासक होगा। वह अपने इस प्रकार शासन करेगा जिसमें उसके पड़ोसी के लिए भी बाधा उपस्थित नहीं हो। गांधी जी ने आदर्श लोकतंत्र को ग्रामीण समुदाय के संघों में पर अवस्थित माना है। उनके अनुसार अहिंसक समाज स्वैच्छिक सहयोग पर कार्य करने वाले मानव समूहों से निर्मित होगा, जो गांवों में रहते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे। संघों तथा समूहों को स्वैच्छिक आधार पर संगठित किया जाएगा। ऐसे समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा तथा आत्मनिग्रह का पालन करेगा। व्यक्ति आध्यात्मिक सत्ता का निरंतर ध्यान रखते हुए सादगी एवं त्याग का जीवन व्यतीत करेगा और समाज सेवा में रत रहेगा। यह समाज पूर्णतः विकेंद्रित होगा जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण समानता होगी। गांधी जी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में समानता, अपरिग्रह तथा रोजी रोटी के आदर्श से युक्त वर्ण व्यवस्था द्वारा कार्य की प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति में जिस कार्य की विशेष योग्यता होती है उसके योग्य कार्य उसे मिल जाता है। गांधी जी के अनुसार यदि वर्ण व्यवस्था की बारीकियों को ठीक से परखा जाए तो आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विकास में इसमें सहायता मिल सकती है। उनका कहना था कि वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए कायिक श्रम अवश्य करना चाहिए। अपनी रोजी रोटी जुटाने के बाद किया गया श्रम सामान्य हित में किया गया प्रेम का श्रम माना जाएगा, जिसका कोई पारिश्रमिक न हो। इस प्रकार गांधी जी की सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सेवा के उस कार्य में संलग्न रहने की जिसमें उसकी विशेष निपुणता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। गांधी जी की अपरिग्रह संबंधी धारणा तथा उनका रोजी रोटी सिद्धांत हस्तकला पर निर्भर कृषि प्रधान ग्रामीण सभ्यता के प्रतीक है। ऐसे समाज में शोषण, जमींदारी प्रथा तथा पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं का स्वामी होगा और कोई भी दूसरों के लिए अपना श्रम नहीं बेचेगा। गांधी जी ने मशीनीकरण के पूर्ण विरोध में न होते हुए भी कुटीर उद्योग को पनपाने के लिए केंद्रीकृत वृहत उत्पादन तथा लाभ की प्रवृत्ति का विरोध किया है। केंद्रीकृत उत्पादन शक्ति के केंद्रीकरण, बड़े बाजारों के नियंत्रण, कच्चे माल की अधिकता आदि के कारण शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग के लिए सरल उपकरण, औजार तथा ऐसी मशीनरी का स्वागत किया है जो व्यक्तिगत श्रम की बचत कर सके तथा कुटीर उद्योगों में लगे लाखों लोगों के भार को हल्का कर सके। गांधी जी के आदर्श समाज में भारी वाहनों, न्यायालयों, वकीलों, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों तथा महानगरों की विसंगतियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। अहिंसक समाज में भारी उद्योगों तथा सैन्य संचालन की आवश्यकता न रहने के कारण भारी वाहनों का उपयोग नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य तथा व्यापार की स्थिति नहीं होने के कारण औद्योगिकीकरण के सभी उपकरण त्याज्य होंगे। अहिंसक जनता में पारस्परिक विवादों की कमी के कारण न्यायालयों तथा वकीलों को भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपसी विवादों का निपटारा जनता स्वयं विचार विमर्श, समझबूझ तथा पंच फैसलों द्वारा कर लेगी। यदि इन युक्तियों में काम नहीं चलेगा तो प्रेम के सिद्धांत द्वारा आत्मपीड़न से इनका निराकरण किया जाएगा। गांधी जी ने समाज को एक परिवार के समान माना है। वे व्यक्ति तथा समाज में किसी प्रकार की विरोधाभास नहीं देखते। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक दायित्व में निकट की आत्मनिर्भरता है। वे व्यक्तिवाद के विरुद्ध थे और साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा की भी रक्षा करना चाहते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वराज्य की प्राप्ति के बिना सामाजिक स्वराज्य का मूल्य नहीं रहेगा। व्यक्ति तथा समाज में जो भी नियमों का अतिक्रमण करे उसका विरोध अहिंसक उपायों से होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार धर्म व्यक्ति को सही स्थिति में रखता है और उसे शुद्ध सामाजिक आचरण के लिए प्रेरित करता है। यहाँ धर्म को गांधी जी ने संस्कृति तथा अनुशासन के अर्थों में प्रयुक्त किया है। धर्म सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत व्यवहार को बांधने अथवा धारण करने वाला तत्व है। अहिंसक समाज में कानून की पूर्ति धर्म के द्वारा ही होगी।
बच्चों को प्रारंभ से ही धार्मिक नैतिकता का पाठ सिखाया जाएगा। सामाजिक शांति तथा व्यवस्था धर्म पर आधारित होगी। गांधी जी का कहना था कि इस आधुनिक समाज में भी हम केवल कानून अथवा शक्ति की वजह से शुद्ध आचरण नहीं करते, अपितु बाध्यकारी आंतरिक प्रेरणाओं से अपना जीवन क्रम चलाते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत के ग्रामीण जनपद अहिंसा पर आधारित सभ्यता के विचार के अत्यंत निकट थे। 1916 में मद्रास में मिशनरी परिषद के समक्ष बोलते हुए गांधी जी ने कहा था कि भारत की प्राचीन संस्थाएं तथा ग्राम पंचायतें उनके स्वदेशी की धारणा के अनुरूप उन्हें आकर्षित करती है। भारत वास्तव में एक गणतंत्रात्मक देश रहा है, जहाँ राजा तथा अत्याचारी शासक, चाहे वे भारतीय रहे हो अथवा विदेशी आक्रमणकारी, किसी ने भी ग्रामीण समाज को नहीं छुआ। वे केवल राजस्व की वसूली तक ही सीमित रहे। ग्रामीण भारतीयों ने भी शासक को देय राशि देकर अपनी स्वतंत्रता तथा कार्य पद्धति को यथावत बनाए रखा। गांधी जी के अनुसार राज्य की कल्पना, आदर्श राज्य की कल्पना के अनुसार प्रत्येक गांव एक गणराज्य होगा और राष्ट्रीय सरकार इन्हीं ग्रामीण गणराज्यों के ठोस आधार पर अवलंबित होगी। गांधी जी ने लिखा है कि मेरा ग्राम साम्राज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र हो। प्रत्येक ग्राम का पहला कार्य भोजन के लिए अनाज पैदा करना तथा कपड़ों के लिए कपास पैदा करना है। उनके पास पशुओं के लिए चरागाह और लोगों की खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए खेल के मैदान होने चाहिए। उनके पास नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, सभागार, जलाशय आदि होने चाहिए। बुनियादी शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। आजकल जैसी अस्पृश्यता मूलक जाति पाति नहीं होगी। गांधी जी ने लिखा है कि यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो भारत के 7 लाख गांवों में से प्रत्येक गांव में समृद्ध प्रजातंत्र बन जाएगा। उस प्रजातंत्र का कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं होगा। गांव काम के अभाव में कोई बेकार नहीं रहेगा। व्यक्ति किसी न किसी कमाऊ धंधे में लगा रहेगा। राज्य विहीन अहिंसक समाज का आदर्श, जिसमें न पुलिस होगी और न सेना, न न्यायालय, न डॉक्टर, न भारी वाहन तथा केंद्रीकृत उत्पादन होगा, एक प्रेरणादायी आदर्श ही है, न कि शीघ्र प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य। गोपीनाथ वन के अनुसार गॉडविन, थॉमस होजकिन तथा प्रोधा जैसे अराजकतावादी विचारकों ने किसी ऐसे समाज की स्थापना का विचार नहीं किया जिसमें राज्य पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी ओर बाकुनिन, जोसिमा वारेन, बेंजामिन टंकर तथा क्रोपोटकिन और अन्य के कई अराजकवादियों ने यह विचार प्रकट किया है कि राज्यविहीन समाज का विकास किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार समाज तभी राज्यविहीन हो सकता है जब मानव पूर्ण व्यक्तिगत स्वराज्य प्राप्त कर ले और राज्य सत्ता के दबाव बिना भी वे अपने सामाजिक दायित्व को पालन करने लग जाए। चूंकि जनता इस कठिन आदर्शवाद के अनुरूप जागृत नहीं हो सकती, अतः गांधी जी फिलहाल अस्पतालों, न्यायालयों, रेल तथा कारखानों को आवश्यक बुराई मानते हुए भी नष्ट करने के उत्सुक नहीं थे। वे इनके स्वतः नष्ट हो जाने की कामना करते हुए अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आदर्श समाज की स्थापना के लिए कार्यरत थे, जिनमें उपयुक्त स्थितियों की आवश्यकता ही नहीं रहे। वास्तव में गांधी जी का यह विश्वास था कि आदर्श समाज सदैव एक ऐसा आदर्श रहेगा जो न कभी पूर्णतः प्राप्त हुआ न होगा। उनका यह दृष्टिकोण समस्त आदर्शों के प्रति रहा है। 1940 ईस्वी में शांति निकेतन में हुए एक वार्तालाप के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य केवल अहिंसा के आधार पर चलाया जा सकता है, गांधी जी ने कहा कि सरकार पूर्णतः अहिंसक बनने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह सभी व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने कहा कि वैसे स्वर्णयुग की आज कल्पना नहीं करते, फिर भी उनकी मान्यता थी कि एक अहिंसा प्रधान समाज संभव है और वे इसके लिए प्रयत्नशील है। गांधी जी ऐसे समाज में राज्य की संरचना जो अहिंसक क्रांति के बाद उपस्थित होगी, समझौतों पर आधारित होगी, अहिंसक समाज तथा मानवीय प्रकृति के तत्वों के बीच को मार्ग ग्रहण करेगी। यह उस आदर्श की प्राप्ति पर गांधी जी के मध्यम मार्ग का उदाहरण होगी। यह इस पर भी निर्भर होगी कि व्यवसायिक व्यक्ति ने अहिंसा की गुणात्मक मात्रा कितनी विकसित की है। अहिंसा तथा लोकतंत्र दोनों ही मानव की आध्यात्मिक समानता पर आधारित है। यदि राजनीतिक शक्ति दुर्बल व्यक्ति की अहिंसा द्वारा प्राप्त होती है तो इसके द्वारा स्थापित राज्य केवल राजनीति का लोकतंत्र या लोकतंत्र कहलाएगा। संविधान लोकतांत्रिक दिखाई देगा किंतु शोषण रहेगा, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति की अहिंसा में हिंसा की स्वीकृति मिलेगी। यदि इसकी विपरीत शक्तिशाली की अहिंसा को विकसित होने का अवसर मिला तो इसमें स्थापित होने वाला राज्य सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेगा, जिसमें शोषण तथा दमन नाम मात्र का रहेगा।